My dear students, today we will learn about एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम लोग अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के संबंध में अध्ययन करेंगे। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका एक नलिका सदृश परंतु अपने बाहरी छोरों पर बंद संरचनाएं होती हैं जो सभी यूकैरियोटिक सेल्स, चाहे वह प्लांट यूकैरियोटिक सेल हो अथवा एनिमल यूकैरियोटिक सेल हो, उसके कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। यह प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, इसकी खोज सन 1945 ईस्वी में के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया और के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती हैं, यह यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक कला की बाहरी सतह से लगी हुई नलिका सदृश परंतु अपने बाहरी सिरे पर बंद यह संरचनाएं होती हैं जो पूरे कोशिका द्रव्य में फैली रहती हैं। और विभज्योतिकी कोशिकाओं में तो यह केंद्रक कला से लेकर के जीव द्रव्य कला तक अर्थात अधिकांश कोशिका द्रव्य के भाग को यह घेरे रखती हैं। यह साइटोस्केलेटन भी बनाने का कार्य करती हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती हैं, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर के बनी होती हैं। नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 वेजाइकल्स, नंबर 3 ट्यूब्यूल्स। यह जो सिस्टर्नी होती है, यह नलिका सदृश परंतु अपने बाहरी छोरों पर बंद यह पैरेलल संरचनाएं होती हैं जो लगभग 30 से 50 माइक्रोन व्यास की होती हैं। लेकिन जो वेजाइकल्स होती हैं, यह थैलियों जैसी संरचनाएं होती हैं, छोटे छोटे आशय जैसी संरचनाएं होती हैं जो लगभग 25 से 500 माइक्रोमीटर व्यास तक की होती हैं। लेकिन इसमें जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, यह नलिका सदृश संरचनाएं होती हैं और यह लगभग 50 से 100 माइक्रोमीटर व्यास की होती हैं। तो यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती हैं, यह इन 3 संरचनाओं अर्थात सिस्टर्नी, वेजाइकल्स और ट्यूब्यूल्स से मिलकर के बनी होती हैं। परंतु यह जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, उसमें अधिक विकसित होती हैं। केंद्र कला से लेकर के पूरे जीवद्रव्य कला तक यह फैली रहती हैं। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, यह प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पर कुछ दानेदार कणों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की बाहरी सतह पर राइबोसोम्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती हैं। एक ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम्स कण नहीं पाए जाते हैं, उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात सपाट अंतःप्रद्रव्ययी जालिका या जिसे चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं। यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स उन कोशिकाओं में पाई जाती हैं जिनमें लिपिड्स का संचय और कोलेस्ट्रॉल का संचय एवं निर्माण अधिक मात्रा में होता है। जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग में यह पाई जाती हैं और लीवर सेल्स में यह बहुतायता में मिलती हैं। तो यह जो सपाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, यह लिपिड संश्लेषण में भी सहायता करती हैं। नंबर 2 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी
जालिका कहा जाता है। और यह जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, इसकी बाहरी सतह खुरदुरी इसलिए हो जाती है कि इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं। और हमने अभी आपको बताया है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन्हीं सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पाई जाती हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वह 80S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। 80S राइबोसोम्स की दो सब यूनिट होती है, एक 40S और दूसरी 60S। तो यह जो राइबोसोम्स होते हैं यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की बाहरी सतह पर जुड़े रहते हैं। और वो भी जो 80S राइबोसोम्स की का 60S वाला पार्ट होता है उसका राइबोफ्लोरीन 1 और राइबोफ्लोरीन 2 यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की बाहरी सतह से जुड़ा रहता है। और इसी राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। या आप इस तरह से कहें कि जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पर राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, अर्थात खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका कहा जाता है। परंतु जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पर यह राइबोसोम्स के कण नहीं पाए जाते हैं ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात सपाट या चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका कहा जाता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती हैं वह उन कोशिकाओं में बहुतायता में पाई जाती हैं जिनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, क्योंकि राइबोसोम्स जो इसकी बाहरी सतह पर पाए जाते हैं उन राइबोसोम्स का कार्य ही है प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए यह जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वह उन कोशिकाओं में पाई जाती हैं जिन कोशिकाओं में राइबोसोम्स की सहायता से प्रोटीन का संश्लेषण अधिकाधिक होता है, जैसे अग्नाशय कोशिकाएं। अग्नाशय कोशिकाओं में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं। अब आइए हम लोग चर्चा करें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं इनका क्या कार्य है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य है सहारा देना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स राइबोसोम्स और अन्य कोशिकांगों को सहारा देती हैं। यह कोशिका का साइटोस्केलेटन अर्थात कोशिका कंकाल बनाती हैं। नंबर 2 इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है स्थानांतरण। यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स केंद्रक कला से लगी रहती हैं ये इनका मुख्य कार्य होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो केंद्रक में बनने वाले जो कुछ पदार्थ होते हैं वह केंद्रक कला छिद्रों से जब बाहर आते हैं तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर के साइटोप्लाज्म तथा कोशिका के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से जो सपाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं यह कुछ पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य करती हैं। नंबर 3 इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कार्य है यह है लिपिड का संश्लेषण यानी वसा का निर्माण। सपाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स यह लिपिड का संश्लेषण करती हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स उन कोशिकाओं में अधिक विकसित होती हैं जिन कोशिकाओं में वसा अर्थात लिपिड का संचय और निर्माण अधिक मात्रा में होता है, जैसे लीवर की कोशिकाएं और एड्रिनल कार्टेक्स की कोशिकाएं। अगला इनका कार्य होता है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगला कार्य है ग्लाइकोजन का संग्रह। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
कोशिकाओं में जो संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होते हैं, यानी जंतु कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है, तो इस ग्लाइकोजन का संचय करना इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है। अगला इसका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण को आधार प्रदान करना। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना नहीं, प्रोटीन संश्लेषण को आधार प्रदान करना, क्योंकि यह जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं और राइबोसोम्स का कार्य होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण। इस प्रकार से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण को आधार प्रदान करते हैं। इनका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वह है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, निराविषहीनीकरण, यानी यह जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं यह विषैले पदार्थों को विषहीन पदार्थों में परिवर्तित करने का कार्य करती हैं। कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं जो कोशिका के साथ साथ पूरे जीव अस्तित्व को चुनौती देते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को विषहीन पदार्थों में, यानी ऐसे उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले विषैले पदार्थों को विषहीन पदार्थों में परिवर्तित करना इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है। इस तरह से यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, चाहे वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चाहे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोशिका द्रव्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। थैंक यू।